सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कौशल लिटरेरी फेस्टिवल का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं स्टेज पर उपस्थित हो सकूं और नीलोत्पल के साथ बातचीत कर सकूं। नीलोत्पल, मुझे कुछ ये तो नहीं कहूंगा घबराहट हो रही है आपसे बात करने में, पर मुझे लग रहा है कि मेरी धड़कन कुछ बढ़ी हुई है। आप क्या जरा सा मेरी नब्ज देख पाएंगे? अरे सर, मैं एक बार कोशिश करिए। सर, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों राइटिंग धड़क रही है सर। देखिए, मैंने नीलोत्पल से नब्ज पकड़ने के लिए इसलिए कहा कि मुझे मालूम है कि ये पाठकों की नब्ज पकड़ना जानते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए नीलोत्पल के लिए। ये बहुत बड़ा गुण है किसी भी साहित्यकार का, नीलोत्पल। अगर आपने अपने पाठक की नब्ज पकड़ ली तो आप जैसी कामयाबी, आप जैसी सफलता उससे दूर नहीं रह सकती। देखिए, हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको भी और अपने दर्शकों को भी। एक बार बहुत पहले, अभी आता है शायद, एक आपकी अदालत नाम का कार्यक्रम आता था जिसमें रजत शर्मा जी आते थे और लालू प्रसाद यादव जी उसमें आए। मैं लालू प्रसाद जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं जा रहा हूं, पर मुझे ये मालूम है कि वो डार्लिंग थे मीडिया के। मीडिया उनको बहुत पसंद करता था और उनके अंदर ये गुण था कि कैसे पत्रकारों को खुश करना है। तो लालू जी ने उनसे पूछा सवाल कि लालू जी, रजत जी ने सवाल पूछा कि लालू जी, जब चारा घोटाले का आप पर आरोप लगा तो आपने सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई? तो लालू जी ने कहा अपने टिपिकल अंदाज में, हालांकि आप वो बेहतर बोल सकते हैं, आप उस अंचल से आते हैं, पर लालू जी ने अपने टिपिकल अंदाज में कहा, देखिए, जब हम मुख्यमंत्री थे बिहार के तो हमने कितना बिजली, सड़क, पानी का व्यवस्था किया। रजत जी ने उनसे फिर पूछा, लालू जी, मेरा सवाल ये था कि चारा घोटाले में आपका नाम आया तो आपने उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई? फिर राबड़ी मुख्यमंत्री बन गया, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया। रजत जी ने एक बार फिर पूछा, लालू जी, मेरा सवाल सुनिए, चारा घोटाले में आपका नाम आया, आपने उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई? फिर हम रेल मंत्री बन गया, तमाम नया ट्रेन चलाया। अब रजत जी थोड़ा इरिटेट हो गए, उन्होंने पूछा, लालू जी, अजीब बात है, मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। तो लालू जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया, रजत जी, आप वो कह रहे हैं जो आप बूझ के आए हैं, हम वो कह रहे हैं जो हम बूझ के आए हैं। आपको नीलोत्पल इस सेशन में वो आजादी है जी कि मैं जो पूछूं जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दें, आप वो बोले जो आपका बोलने की इच्छा है। मेरे सवालों के दायरे में बंधिए मत। मेरे सवाल कोशिश करिए कि आप दे सके तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन की बात बोल के जाइएगा। मैं कम से कम बोलूंगा, आपको बोलने का ज्यादा अवसर दूंगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए, आपकी क्या बात, आपकी सरस्वती आपकी कलम में भी है, कंठ में भी है, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मेरी यही कामना है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप अपने आप को एक कवि के रूप में देखना चाहते हैं, एक उपन्यासकार के रूप में देखना चाहते हैं, या अभी कोई और, अभी आप बहुत यंग हैं, आपके पास अभी बहुत जमीन है तय करने को, या आपके मन में कोई और विचार भी है कि आप किसी और फील्ड में भी अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे? पहले तो बहुत बहुत आभार शेखर सर आपका कि आपने मुझसे बातचीत करने का आमंत्रण स्वीकार किया और आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का। यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो खड़े हैं, मतलब हालांकि इस कैंपस में खड़े रहने का कोई कारण मौजूद है नहीं, न यहाँ तारामाची चल रहा, न मौत का कुआं आसपास है, तो आप आसपास खड़े क्यों हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मंच और सोफा सेट की दूरी जितनी है, आप यूं समझिए कि हिंदुस्तान में हिंदी और उसके लेखक और पाठक की दूरी लगभग इतनी है। कितनी अच्छी बात, जितनी ये दूरी है, और इतनी दूर से कनेक्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है, आप इसी से हिंदी की स्थिति इस देश में पाठक और लेखक के बीच की दूरी को समझ सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी दूरी को पुल से ही पाटा जा सकता है, आप सीधे आंखों के इशारे से नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे
इस खाई को पाटने की कोशिश करूं और मैं आपसे मुखातिब हो सकूं। जो लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं, अगर आप इस कैंपस में आ गए हैं तो आप अब फंस गए हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय ये है कि आप यहाँ से बाहर निकल के चाट गुपचुप छोला खाने अगर चले जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो आप 10 मिनट बैठे और 10 मिनट के बाद फिर तय होगा कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट तो सर बिल्कुल बैठिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस बातचीत में। आप बैठेंगे, आपको और आनंद आएगा। मेरे जो सुनने वाले थे वो खुद इतने फर्जी हैं कि पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं बस आ गया हूँ, वो लोग अभी तक आए नहीं है। तो ये पूरी बातचीत मुझे आपके भरोसे करनी है। आपका सवाल था कि एक लेखक के तौर पे मैं खुद को देखना चाहूँ या कवि के तौर पे। आप सर देखिए, जो युवा यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस वैसे दौर में रह रहे हैं जहां पर बैठा हुआ युवा एक तरफ आपको सुन रहा है, दूसरी तरफ उसकी तर्जनी उंगली उसके मोबाइल से खेल रही है। उसको एक साथ दोनों मैनेज करना है, इस स्क्रीन को भी मैनेज करना है, सामने जहां पड़ गया है उसे भी देखना है, पीछे से मोटरसाइकिल आके धक्का मारने वाला है उसको भी देखना है। उसको एक साथ बहुत चीज कैरी करना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो लोग डिलीवर करने वाले हैं वो अगर अपने आप को एक खांचे में अगर बांध लें तो थोड़ी सी चुनौती ज्यादा कठिन हो जाएगी। तो जहां पर आप यूं समझिए कि हम लोग जब लेखन कर रहे होते हैं तो मैं चूंकि कविता के मंचों पर हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बतौर लेखक मैंने शुरुआत की, लेकिन आज के दिन में मैं मानता हूं कि मैं जितनी मेहनत से और जितनी गंभीरता से उपन्यास लिख रहा हूं, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही क्यों कहिए कि उतने ही उत्साह के साथ मैं मंचों पर कविता भी करता हूं। और ये दिखाई पड़ता है आपकी कविता में, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। मतलब अब ये नहीं कह सकते कि वो पार्ट टाइम है और मैं मूल रूप से ये करता हूँ। मैं लिखता हूँ और लिखने के दौरान जो भावनाओं के कतरन बचते हैं उससे फिर गीत रचता हूँ, और इसलिए मैं ऐसे विषय ही लिखता हूँ जिन विषयों का मेरे उपन्यासों से कोई राब्ता हो, जहाँ कोई उससे कुछ जुड़ता हो। तो युवाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं, और हम ऐसे समय में हिंदी में लिख रहे हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। तो ऐसे समय में 500 किताब से शुरू होकर 5 लाख 10 लाख तक की यात्रा करना एक बहुत यूं कहिए कि संघर्षपूर्ण यात्रा है। तो वहां पर हिंदी के तरफ पाठकों को लाना, युवाओं को लाना, वो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन उत्साहित भी हूँ और उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां तक भी जाया जाए, वो अभी यात्रा चल रही है। निलोत्पल, ये जो सफलता है ये केवल आपकी नहीं है, ये हिंदी के हर उस लेखक की सफलता है जो हिंदी में लिखना चाहता है लेकिन डरता है बाजार की मजबूरियों से। आपने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है कि लिखो हिंदी में, और फिर कौन सा ऐसा पाठक है जो आपको पढ़ेगा नहीं अगर आपने उनके मन की बात अच्छे से लिखी। आप की जो लेखन शैली है, जितना भी मैंने पढ़ा है, आपने कहीं शायद कहा भी है एक बात कि आमतौर पे जमीन को कुरेद के पानी निकाला जाता है, पर आप जमीन को कुरेद के साहित्य निकाल लेते हैं। तो इस वाक्य को थोड़ा संदर्भ सहित व्याख्या करिए कि जमीन को कुरेद के आप कहानियां निकालते हैं, कथा साहित्य निकालते हैं। नहीं सर, ये बहुत सामान्य सी बात है। यहाँ जो युवा बैठे हैं, आप जब ये युवा इंस्टाग्राम पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं या किसी साहित्य समारोह में होते हैं, तो इनकी इच्छा होती है कि ये लेखक से पूछे कि लिखा कैसे जाए, और इनको जवाब में कुछ किताबों का पुलिंदा भी बताया जाता है, कुछ टिप्स दिए जाते हैं, कुछ फार्मूला बताए जाते हैं लेखक के साथ। तो यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो जमीन कोड़ने और जमीन को कोड़ के जो कहानी निकालने की बात है, वो बस इतनी सी बात है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में आपकी दिलचस्पी है या नहीं। लेखक होना अजूबा नहीं है, और लेखक होना हिमालय में बैठ के साधना करना भी नहीं है। ये बात मैं अगर आज के युवाओं को बताऊं तो वो चूंकि जो पुराने पके चावल हैं, जो बुजुर्गों से मिलते हैं, उनका एक जीवन संसार है, उन्होंने जीवन को खूब जिया है, उनका एक अनुभव संसार है। तो जब आप लिखने को बैठते हैं तब आप एकांतवासी हो सकते हैं। जैसे कि जब आप खेती करते हैं तो उसमें आपको सहयोग चाहिए ना, कोई बीज बो रहा है, कोई हल चला रहा है ना, फिर उपज होती है, कोई खाद डाल रहा है, उपज होती है, कटनी है, खटनी है, फिर धन डगनी है, फिर धान डिंगाया, फिर उसके बाद उसको बोरा में रखा। लेकिन जब आप किचन में जाते हैं तो आपको एकांत चाहिए, क्योंकि आप अगर हड़बड़ी में बनाएंगे तो नमक ज्यादा डल सकता है, बातचीत करने में रहेंगे तो हल्दी छूट सकता है। यानी कि जो अनुभव संसार है वो खेती है।
अगर आज का युवा लेखन के नाम पर अपने आसपास की दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेगा तो वो अपने जमीन से कट जाएगा। जमीन से जुड़ने का मतलब बिहार का मैं हूं तो लिट्टी खाऊं, आप मालवा के हो तो आप जो है कि बाटी खाओ, है ना। ये नहीं होता है जमीन से जुड़ना। जमीन से जुड़ना ये भी नहीं होता है कि मैं छठ में ठेकुआ अगर मैं गुड़गांव ले जा रहा हूं तो मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। जमीन से जुड़ना ये भी नहीं होता है कि मैं होली में अपने गांव चल जा रहा हूं तो गांव पर एहसान कर दे रहा हूं, मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। और जमीन से जुड़ना ये भी नहीं होता है कि मैंने अपने गांव के आदमी को एम्स में देख लिया तो मैंने 100 ml खून दे दिया, उसके बाद मैं अब सुभाष चंद्र बोस हो गया हूं देश का, कि मैंने तुम्हें खून दिया तुम मुझे जमीन देना सस्ते में, जब कभी गांव आऊं कुछ विला बनाना चाहूं तो। जमीन से जुड़ने का मतलब ये होता है कि आपकी जो दुनिया आसपास की है उसमें आपकी दिलचस्पी है या नहीं, आप उसमें रुचि लेते हैं या नहीं। अगर आप सोशल होना जिसको आप कहते हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि आप आसपास की दुनिया में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना। आप इसको सामाजिक होना कह सकते हैं, मैं इसको कह सकता हूं कि एक ऑब्जर्वर होना। अगर आपकी दिलचस्पी है आसपास की दुनिया में, अगर आप अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर एक नजर रखते हैं और उस नजर से उस घटनाओं पर एक राय रखते हैं, तो फिर आप एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और वही आपको बताता है कि जमीन कोड़ के कहानी निकालना, जमीन को खोद के कहानी निकालना। तो ये बात है, ये बहुत बात है। अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। और इसी से एक सवाल और निकलता है कि जो साहित्य है, जैसा आपने कहा ना कि जो व्यक्तिगत चीजें हैं कि हमने खून दे दिया या हमने होली पे ये कर लिया या हमने लिट्टी चोखा खा लिया, तो साहित्य में व्यक्तिगत विचार या सामाजिक चेतना किसका रोल अहम है? दोनों होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस पर? सर, किसी भी व्यक्ति का जो विचार बनता है वो उसकी सामाजिक चेतना का फल है, यूं कहिए कि उसकी सामाजिक चेतना का परिणाम है जी। कोई भी व्यक्ति जो समाज में जन्म लेता है वो बिना सामाजिक सामूहिक चेतना के अपने दृष्टिकोण को विकसित ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं जो एक व्यक्ति के तौर पर सोच रहा हूँ, मेरा निर्माण ही उस समाज से हुआ है। जी। मैं दुष्ट भी हो सकता हूँ, मैं दयालु भी हो सकता हूँ, मैं करुणा से भरा भी हो सकता हूँ, मैं क्रूरता से भरा भी हो सकता हूँ, लेकिन उस दोनों के निर्माण में जो भी मैं बना हूं एक व्यक्ति के तौर पे, उस पे आपके आसपास के वातावरण का प्रभाव है। इसलिए जिसको मैं व्यक्तिक बोलता हूँ वो असल में समष्टि में है। सही कह रहे हैं आप। मैं उसको कहता व्यक्तिक हूं क्योंकि मैं निर्णय ले रहा हूं, तो मैं आपको दिख रहा हूं निर्णय लेता हुआ, वो जिम्मेदारी भले मेरी है, लेकिन उस चेतना के निर्माण में एक सामूहिकता का पूरा सार उसमें समाहित है। तो आप बिना सामूहिकता के व्यक्ति अपने को निर्मित ही नहीं कर सकता। इसलिए जब हम साहित्य में कोई विचार लिखते हैं तो उसका वो डिलीवर तो मेरे द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, लेकिन उसमें आपके समय का युगबोध शामिल है, उसमें आपके समय का मुठभेड़ शामिल है, उसमें आपके समय की समस्याएं शामिल है, उसमें आपके समय से लड़ने वाले औजार की धार भी शामिल है, उसमें अपने समय के लड़ने वाले हथियार भी शामिल हैं। जी। वो सब शामिल है। आप गांडीव बनाते समाज से हैं, चला भले कोई अर्जुन रहा हो, वाह वाह वाह, चला उसको भले कोई अर्जुन रहा हो, ये बात है। तो जब आप ये चरित्र गढ़ते हैं, आपके 3 उपन्यास हैं और तीनों बेस्ट सेलर हैं, और डार्क हाउस को तो शायद यूपीएससी के सारे प्रतिभागियों ने अपना बाइबल बना रखा है, वो अपने साथ रखते हैं, और ईश्वर करे ये कृपा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो जब आप चरित्र, आपने इससे गांडीव की बात की, तो क्या कि इन तीनों में से जो भी आप उदाहरण देना चाहें कि जहां पर आपने किसी सामाजिक समस्या को या ऐसे विचार को उठाया और अपने चरित्र के माध्यम से उसको परोसा और आपको पता चला कि हाँ, हमने बहुत मर्म को छू लिया पाठक के, ऐसा कोई उदाहरण आप दे पाएंगे? मैंने मर्म को छुआ या नहीं छुआ तो पाठक बताएंगे, ये लेखक को बताना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि लेखक अपने आप में जवाहरलाल नेहरू हो खुद कहे तो ये तो कहने वाली बात हो जाएगी, वो तो छुआ ही नहीं छुआ। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा एक उपन्यास औघड़ है, उसका एक कैरेक्टर है विरंची जी, और आप इस बात को बहुत गहनता से समझ सकते हैं क्योंकि आप एक लेगेसी हिंदी की जो
श्रद्धेय भगवती चरण वर्मा के आप प्रपौत्र हैं और आपकी एक लेगेसी है। आपसे बात करना भी मेरे लिए एक तीर्थ के जैसा है कि आप जिस परंपरा विरासत से आ रहे हैं। तो विरंची एक कैरेक्टर है ओघड़ में। वो उपन्यास के शुरुआत में एक दृश्य दिखाया गया है कि वो प्रधान जी के दीवाल के पिछवाड़े पर पेशाब कर रहा होता है। ठीक है, वो पेशाब कर रहा होता है तो ऊपर से प्रधान जी उसको देखते हैं और वो कहते हैं हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पिछवाड़े में तुम पेशाब कर रहा है रे, रुको तुमको। पहले वो लाठी चलाते हैं, तो लाठी चलाते हैं तो बिरंची को लगता नहीं है। तो वहां मैंने लिखा है कि वो दौर था जब सामंतवाद का निशाना चूकने लगा था। क्या बात है, ठीक है, क्या बात है, कितना सुंदर बिंब लिया आपने। ठीक है ना? हाँ हाँ, जब निशाना चूकने लगा था वो लाठी लगता नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं ठहर साला नीचे आते हैं। तो ये पेशाब करते हुए चेन चलाता और कहता है हुजूर आप नीचे आ गए, आपको अभी तक पते नहीं है। तालियां बजाइए, कितनी सुंदर बात है। उसके बाद व्यंग है। उसके बाद वो भागता है क्योंकि भाई नीचे आएगा तो मारेगा, क्योंकि क्रांति तो कर। अब देखिए जब वो जाता है लोहार, लखन लोहार के झोपड़ी में जाता है, वहां लखन लोहार अपना धोकनी में लोहा गर्म कर रहा होता है। वहां वो बैठता है, कहता है एक लोटा पानी पिलाओ यार दोस्त। तो पानी पीता है, फिर वो कहता है कहां से आ रहे हैं भैया? कहा कि फिर से पिछवाड़े में पेशाब कर दिए मुखिया जी के, प्रधान जी के। फिर से तो कहता है कि ये आप क्या करते हैं पागल वाला बात। कह रहा अरे यार पेशाब में जानते हो लखन, पेशाब में नमक होता है। तुम साला पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तुमको नहीं पता। अगर रोज तुम दीवार पे पेशाब करो तो एक दिन दीवार भरभरा जाएगा और एक दिन दीवार गिर जाएगा। अब ये बात क्या कह रहा है वो? मैंने पेशाब का रूपक लेके मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि लड़ाई साधन से नहीं होता, इंटेंशन से होता है। वाह, साध्य क्या है? यानी कि वह व्यक्ति ही क्रांतिकारी नहीं होगा जिसको आप तोप और गोला हासिल करके दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। या वो व्यक्ति ही लोकतंत्र में क्रांतिकारी नहीं होगा जिसको आप चुनाव जितवा के लोकसभा में पहुंचा दे रहे हैं जी। लड़ाई लड़ने का इंटेंशन क्रांति करता है। क्या बात है। यानी क्रांति आपकी चेतना में होती है, उसके बाद जमीन पर उतरती है। अब एक विचार है, अब इस विचार को मैं बिरंची जैसे साधनहीन, कमजोर, गंवई व्यक्ति के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि उस व्यक्ति के दिमाग में लड़ाई चल रही है। वो कह रहा है कि मैं प्रधानी नहीं लड़ सकता हूं, मैं लाठी से नहीं लड़ सकता हूं, लेकिन इंटेंशन क्लियर है क्रांति का, एक दिन ये दीवार गिरा देंगे। तो आप विचार को ऐसे कैरेक्टर के माध्यम से लाते हैं अपनी कहानियों में। और देखिए मतलब मैं लेखक होने के बाद भी सोच में पड़ जाता हूँ। मैं इस समय आपको पाठक की तरह सुन रहा हूँ और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आपने पेशाब जैसे बिंब से कितनी बड़ी बात कही। और आपने देखा होगा कि मैं जिस शब्द पे रुका मैंने आपसे दोबारा पूछा फिर यानी ये कॉन्टिन्यूअस लड़ाई चल रहा है, वो रोज जाता ही करता है, उसको जब मौका मिलता है पेशाब करके भाग जाता है। और वो नमक वाली बात की एक दिन दीवार ढा देगा, सामंतवाद को ढा देगा वो। और आखिरी जो दृश्य है, आखिरी दृश्य में जब पता चलता है कि बिरंची उस कहानी में नहीं रहता है, तो जो उसका दोस्त लखन लोहार है जो उसको बोलता है कि सब पागलपन वाला काम आप क्यों करते हैं भैया, तो कहता है तुम भी चल के किया करो मेरे साथ पेशाब। तो कहता है हम बाल बच्चा वाला आदमी है, हम पागल नहीं है। आखिरी दृश्य में दिखता है कि जब बिरंची की मौत हो गई है तो आखिरी दृश्य में दिखता है प्रधान जी अपने छत पर टहल रहे हैं और अचानक से वो टॉर्च मारते हैं तो उनको दीवार भींगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो फिर ऐसे ऐसे टॉर्च लहराते देखते कंबल ओढ़ के एक आदमी खेत से भाग रहा है, तो डर जाते हैं, पसीना से नहाते हैं और अपने बेटे को बोलते साला बिरंचिया जिंदा है क्या रे? अब देखिए वो कौन था, वो लखन लोहार है। लखन के दिमाग में भी जब लगता है कि लड़ाई लड़नी चाहिए तो उसको याद आ जाता है कि यार एक हथियार देके गया है दोस्त हमारा। यानी मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि क्रांति साधन का मोहताज नहीं है, लड़ने वाला लड़ाई दिमाग से शुरू कर देता है, उसको लड़ाई में उतर जाना चाहिए। वाह वाह वाह, सीधी बात, क्या कमाल की बात कही। और जिस तरह से आप बता रहे थे, मैंने पढ़े भी हैं उपन्यास आपके, तो आपके सामने आप सबको ये महसूस हो रहा होगा कि चित्रण हो रहा है, आप एक फिल्म देख रहे हैं। और यही लेखक की सबसे बड़ी सफलता है कि एक डायमेंशन में वो कितने मल्टीपल डायमेंशन क्रिएट कर देता है और इसीलिए आपको शब्दों का जादूगर
कहा जाता है। नहीं, सर, आप शब्दों की माध्यम से आप दृश्य क्रिएट कर देते हैं। निलुत्पल, एक सवाल इससे निकल कर आता है, क्या है कि ये आरोप आप पे और आपकी पीढ़ी के जो सफल लेखक हैं उन पे लगता रहा है कि आप बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। और हालांकि मैं खुद हिमायती हूं, मैं खुद कहूंगा कि आप जितना, जैसे आपने भी बात की ना, जो पाठक की दूरी लेखक से होती है, वो बोलचाल वहां पे, भाषा जो है वहां पे एक माध्यम बनती है कि कितना आप नजदीक ला सकते हैं। तो आपने तो ये प्रयास किया है, पर कभी आपके मन में ये विचार आया कि कुछ मुझसे छूट रहा है, कि मैं शायद वो पांडित्य नहीं है, या है तो उस स्तर का नहीं है जितना लोगों की एक वर्ग है पाठकों का जो आपको जज करता होगा इस पर? कभी ये विचार आया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहूंगा कि इसका वीडियो कट करके लगाया जाए। ये पूरी पीढ़ी की तरफ से मैं बात बता रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि आज की पीढ़ी के लोग बोलचाल की भाषा में लिख रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ उन्होंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है। वो इंस्टा और फेसबुक पर बकैती करने आए हैं और वहीं से करके खत्म हो जाएंगे। जिसने गोदान पढ़ा हो, मैं एक ऐसी किताब का नाम ले रहा हूं जो ऐसा किताब है जो लगभग सबने पढ़ा हो, मैं मान के चलता हूं। कोई भी आदमी खड़ा होकर बताए गोदान की भाषा क्या है। आप अगर मेरे सामने यशपाल का दिव्या रख देंगे और फिर उसके बगल में गोदान रखेंगे, दोनों की तुलना में आप क्या कहेंगे प्रेमचंद को कि तुम बोलचाल की भाषा में लिखते हो? अगर आप स्कंदगुप्त नाटक रख देंगे, अगर आप चंद्रगुप्त नाटक रख देंगे और उसके बगल में आप महिला आंचल रख देंगे, तो आप क्या कहेंगे रेणु को खड़ा करके मंच पर कि क्या गुरु बोलचाल की भाषा में लिखते हो? अगर किसी को यह भ्रम है कि शब्दों का माया जाल साहित्य है, तो वो फिलॉसफी जाके पढ़े, साहित्य ना पढ़े। साहित्य वो वैचारिकी है जो दर्शन के रेसे को खोल खोल के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाता है, जो लेमैन है, जो लिटरेचर पढ़ के नहीं आया है। हम अखबार और लिटरेचर, ये दो ऐसा माध्यम है जो पढ़ाकू लोगों के लिए नहीं है सर जी। एक समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, उसको भी अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं साहित्य क्यों लिखूंगा? मैं फिलॉसफी लिखूंगा। फिर मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो जाके उन लोगों को पढ़ाऊंगा जो एमए कर रहे हैं। आप लिटरेचर क्यों लिखते हैं? प्रेमचंद क्यों लोगों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि प्रेमचंद में जब गोबर और धनिया आपस में बात करती है ना, तो बात लोगों को समझ में आती है। तो अगर कैरेक्टर बोलचाल की भाषा में नहीं बात करेगा तो मेरा कैरेक्टर किस भाषा में बात करेगा? एकदम ठीक। दूसरी बात है, जब लेखक नरेट करता है तो उसकी भाषा कौन सी, मुझे लागे कोई अब किताब मेरी लाए और आज से 20 साल पहले या मेरे समकक्ष जो लेखक लिख रहे हैं, जो खुद को मुख्य धारा के हिंदी के लेखक बोलते हैं, जरा उनकी भाषा से तुलना कर दी जाए। यहीं पर माइक है, दो किताब लाए जाए, तुलना करके दिखाया जाए। अरे नहीं पढ़ते हैं लोग, उनके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है। जब मैं भोजपुरी गाना गाने एक बार ईटीवी बिहार में गया था, तो वहां भोजपुरी के दो जज बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए नंबर कम दे दिया क्योंकि मैं जींस पहन के भोजपुरी गा रहा था। उनको लग रहा था जब तक धोती नहीं पहनेगा तब तक भोजपुरी बढ़िया गा नहीं सकता। क्या बात, ठीक है। वही बात हिंदी में हम लोगों के साथ हो रहा है कि अगर मैं मनहूस ना दिखूं तो मैं अच्छा पांडित्यपूर्ण लेखक नहीं है मेरा। अगर मैं रोता हुआ ना दिखूं भैया हम बिकते नहीं, हम बिकते नहीं, हम बिकते नहीं, तब तक मैं पांडित्यपूर्ण। अरे पांडित्य किस बात का है? पांडित्य वैचारिकी का होता है सर, शब्दों की कारीगरी पांडित्य नहीं है। फिर वही बात, एकदम ठीक, एकदम ठीक है ना। वैचारिकी है या नहीं? कोई भी उपन्यास, कहानी, कविता इस बात पे मूल्यांकित की जाएगी कि उसमें वैचारिक गहनता है या नहीं, उसमें विचार कितने घनीभूत होकर बरसे हैं, इससे तय होगा। आप ये बताएं, मैंने औघड़ लिखा है, मैंने औघड़ में अब मैं औघड़ में लिखता हूं कि अभागा ईश्वर के द्वारा भेजा गया वो व्यक्ति है जिस पर ईश्वर को यह भरोसा है कि इसे कुछ मत देकर भेजो, ये सब कुछ स्वयं हासिल कर लेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं लिख रहा हूं कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। और मैं लिख रहा हूं कि अभागा ईश्वर के लिए श्रद्धा का पात्र है, भाग्यशाली ईश्वर के लिए सहानुभूति का पात्र है। बढ़िया। अब आप कहेंगे कि इसको मैं तो इसलिए खारिज करता हूं क्योंकि आपने इसमें महाभारत कालीन हिंदी क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बताऊं कि महाभारत के काल में कौन सी भाषा बोली जा रही थी, ये भी कंफर्म नहीं है हिंदी के लेखक। और हिंदी के लेखक जिस हिंदी के डंका
पीट पीट कर लोगों को खारिज करते हैं, नए लोगों को, लिखने वाले को, उनको बताइए कि वो हिंदी में 60 से 70% उर्दू और अरबी का इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध हिंदी का जो डंका पीटते हैं, हिंदी खुद में अपने आप में अरबी शब्द है, हिंदी अरबी शब्द है। जी जी जी। हिंदी ही हिंदी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक 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 बेकार का एक छलावा है और एक परसेप्शन बना लिया गया है, पूर्वाग्रह यूं कहिए कि बना लिया गया है कि नए लड़के बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। आपका पात्र अपने काल की भाषा बोलेगा सर, बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर वो अपने 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 समय को संबोधित कर ही नहीं रहा है। देखिए, ये आरोप तो तुलसीदास के ऊपर भी लग गया था। लगे थे, वो लोग तो कबीर को नहीं मान रहे लेखक, है ना। जी। तो यही है, हम लोग हिंदी साहित्य में कबीर को पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे क्या कबीर बाय प्रोडक्ट लेखक है या कवि है? तो फिर सिद्ध करते हैं मूलतः भक्त है ना। वही वैचारिक और उनका लेखन जो है घलुआ है मात्र, मतलब ऊपर से ऊपर कंता, जो हम लोग कहते हैं कि दाल भात पर पापड़ या दाल भात पर चटनी, है ना। तो आप ये समझिए, नए लोगों को इस बात के लिए हतोत्साहित कतई न किया जाए कि ये बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। इस कारण से ये लिखने का हौसला खो देंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये भी पुराने लोगों को जो पढ़ रहे हैं उसमें इनको चश्मा प्रॉब्लम हो रहा है, 10 बार चश्मा बदलते हैं। शांति से जाकर आप पढ़िए प्रेमचंद को, प्रेमचंद का पूरा रचना संसार पढ़ जाइए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हिंदी कैसे लिखा जा रहा था। वो बिल्कुल वैसे ही लिखा जा रहा था जैसे आज आप लिख रहे हैं। अगर गोदान के समय में नोकिया का पतला पिन होता तो गोबर कलकत्ता में उतरने के साथ स्टेशन पर सबसे पहले मोबाइल चार्ज करता। चूंकि उस वक्त मोबाइल था ही नहीं तो पतला पिन का चार्जर आएगा कहां से कहानी में? जब कंप्यूटर था ही नहीं तो आपकी कहानी में आएगा कहां से? पंपिंग सेट था तो आ रहा है ना, साइकिल था तो आ रहा है ना, रेडियो था तो आ रहा है ना, अब मिसाइल है तो मिसाइल आएगा। जी जी। तो आप अपने युग बोध से ही अगर वंचित रह जाएंगे तो हम आपके औदात्य से कटा लेखन कर सकते हैं, हम आपके अहंकार से कटा लेखन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने समय से कटा हुआ लेखन नहीं कर सकते हैं। हम अपने समय के साथ चलेंगे, ये बात है। नीलोत्पल, एक बार मुझे किसी मुशायरे में, अभी आपकी बात से मुझे याद आया कि आप जीन्स पहन के चले गए थे तो उस पर आपत्ति हो गई थी। हाँ, मैं फोक जलवा में प्रोग्राम तो कर रहा था मुझे भी एक बार मुशायरे का आमंत्रण मिला और मैं जीन्स पहन के चला गया, तो किसी ने नाक भोज सिकोड़ी थी कि आप जीन्स पहन के आ गए, तो मैंने उनको बोल दिया साहित्य मेरी जीन्स में है, मैं पहन के नहीं आऊंगा तो करूंगा क्या। सही बात, सही बात है। अच्छा, अब इससे मेरा एक शेर है कि पहले वो हाल चाल पूछेगा फिर वो मुश्किल सवाल पूछेगा। तो मैं थोड़ी मुश्किल सवालों पे बिल्कुल और आपसे सुनना भी है बहुत कुछ। बिल्कुल। एक आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक जो वैचारिक बात की आपने, विचारक की बात की, एक दार्शनिक छुपा हुआ है, जिस दार्शनिक को आप उपन्यासों में, शब्दों में और कविताओं के माध्यम से उसको ढका छुपा के उसको प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दार्शनिक है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आपकी उपन्यास यात्रा है या कविता यात्रा है, क्या ये यात्रा है और गंतव्य कुछ और है? यदि मेरा प्रश्न खुल नहीं रहा तो मैं इसको बोलूं। नहीं, और थोड़ा अगर खुल जाए तो कि आप उपन्यास को और कविता को अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक माध्यम बना के लाए हैं और आपका गंतव्य यानी कुछ और, किसी और दिशा में आप अपने आप को लेके जाएंगे, यानी आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद या आपके जीवन के बाद नीलोत्पल को किस रूप में याद किया जाएगा? नहीं सर, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मैं लिखने इसलिए आया था क्योंकि मैं आईएएस नहीं बन सका। अब मेरे पास विकल्प था कि अब इससे बड़ा क्या प्लान हो सकता है। यूपीएससी तो हुआ नहीं, अब इससे बड़ा प्लान फिर करें। अगर फेल होना है तो फिर इससे कोई और बड़ा सपना देख के फेल हो जी। तो हमने सोचा कि अब यूपीएससी करने से क्या, अब अमरत्व के लिए प्रयास करते हैं। वही मेरा प्रश्न था। तो अमरत्व का मतलब ये है कि आपका कहा, आपका लिखा वो रह जाए, बस इतनी सी बात है। अमरत्व का मतलब अमर होने की लालसा से नहीं है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि वो रह क्यों जाएगा, क्योंकि वो काम आएगा। बिल्कुल, तभी रह जाएगा। जिसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं प्रासंगिकता, जिसको बोलते हैं। जी।
तो सीधी सी बात है, एक लेखक के तौर पे यात्रा की और आप पहुंचेंगे कहाँ, मैं इतने बड़े सवाल या इतनी बड़ी वो बिंदु के बारे में सोचता भी नहीं हूं, है ना। मेरा बस एक काम है कि मैं आखिर तक मैं लिखता रहूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सपना ये था कि मैं सोशल सर्व कर सकूं, मैं समाज को कुछ दे सकूं जी। यूपीएससी करने इसलिए आए थे कि वहां पे भाई पहले लगता था कि बहुत पावर है पहले लगता था कि कोई मजबूरी नहीं रहती होगी, जो लाल बत्ती जिसके कपार पर जिसके लग जाता होगा वो तो फिर विष्णु जी से बात करता होगा फोन पर है ना, वो कैलाश पर पूछता होगा शंकर जी से, और आज हलाहल पी लिए हैं, त्रिशूल कहाँ रखे हैं। पहले मुझे लगता था ऐसा, लेकिन उसके बाद मैंने फिर एक कविता लिखी कि एक नौकरी के चक्कर में। आप सुना दीजिए। अब आप सोचिए कि मैंने भी वही लिखा है ना, तो मौका है, मैं सुना देता। हाँ, तो मैं सोचा कि मैं यूपीएससी कर लूंगा तो जगत जीता जा सकता है। आजकल के जो रील बना रहे हैं यूपीएससी के टीचर, वो भी आपको बोलते हैं कि अगर आप ब्रह्मा विष्णु के रूप में अगर आपका अवतार नहीं हुआ तो आप एक बार यूपीएससी ट्राई करें, उसमें भी मेरे कोचिंग से करें है ना? उसके बाद फिर कोचिंग वाले ही बताने लगे, जब कुछ दिन में पोल खुलने लगा तो वो खुद बताने लगे कि देखिए हम आपको आईएएस बना ना पाए, हम आपको आदमी बना देंगे। तो माँ बाप अपने बच्चे को देखने लगे कि हमारा बच्चा गोरिल्ला है हमने तो गोरिल्ला का एडमिशन कराया है कोचिंग में, इसको 3 लाख में सर आदमी बना के बाहर पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही बाहर आके दांत नहीं काटेगा किसी को अभी तो जाता है चिंपांजी जैसा चलता है, ये जब कोर्स कर लेगा सर का 3 लाख में, तभी मनुष्य के रूप में बाहर निकलेगा, फिर अपना काम करेगा, पकौड़ी बेचे या चाय बेचे, फिर ये बन जाएगा एंटरप्रेन्योर, जो बोलने में जीभ टेढ़ा हो जाता है हिंदी पट्टी का, है ना। तो पहले तो मैंने ये सोचा था, अब जब मुझसे नहीं हुआ, मैं बार बार फेल होने लगा, फिर आंदोलन किए गए, आंदोलन करके आईएएस हो जाएंगे। तो 2013 में अटेम्प्ट बढ़वाए लड़ाई लड़के सड़क पे, 2014 में प्रधानमंत्री के गाड़ी के सामने आए कि कोर्स हल्का कर दो सीसेट क्वालिफाइंग करो, तब भी नहीं बने। हम कहे भाई प्रोजेक्ट कैंसिल करो अब कुछ दूसरा पकड़ो। फिर बोले कि जिसको पढ़ रहे थे वही बनना है। तो फिर हम बोले कि प्रेमचंद के बारे में पढ़े तो कहे कि जब काशी में जब इनका सब यात्रा जाने लगा तो खैनी लगा के 80 घाट पर सब बोला के हुए हो, कल के कोई मास्टर रहे लिखत उखत रहे, मर गई निराला के बारे में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद में कंबल उनको स्टेशन पर मिल जाए तो गरीब को दे देते थे, फिर नंगे बदन फिर अपने घर वापस जाते थे। पुत्री उनकी दवा के अभाव में उनका निधन हो गया, जो सरोज स्मृति उन्होंने लिखा। तब मुझे लगा अबे यार अभी ये निराला का बदला लेगा रे, प्रेमचंद का बदला लेगा रे, सबका बदला लेगा, तो हम हिंदी का सोचे फैजल खान बनना है। क्या बात, सबका बदला लेगा, इसीलिए लिटरेचर फेस्टिवल में पैसा मांगने लगे। शुरुआत में दिक्कत हुआ, लोग नहीं देने लगा, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे, फिर बोले अच्छा ठीक है मदारी का खेल दिखाएंगे, तब तो पैसा दोगे अगर जो समाज हिंदी के लेखक को अपने जीवन में पूर्णतः पूर्णकालिक लेखन करने के बाद 4 रोटी की गारंटी नहीं दे रहा है, तो समाज अपने लेखकों से कालजयी रचनाओं की क्या आशा कर रहा है। क्या बात, मतलब हम दिन भर कॉल सेंटर में कमाए, फोन उठाए एयरटेल वोडाफोन का, और शाम को कालजयी रचना लिखे आपके लिए। वाह रे समाज, मैं पूर्णकालिक लेखक हूं सर, फिर भी गेस्ट हाउस करना होता है पकड़ते हैं भैया को कि प्रदीप भैया कोई जुगाड़ करवाइए काहे। अगर उनको पता होता कि नीलोत्पल उतरा है लखनऊ में तो आयोजक संभाल लेगा, तो हमारे भाइयों को नहीं संभालना पड़ता। नाश्ता करना शेखर सर को फोन करना है, गौरव त्रिपाठी, आनंद जी, गाड़ी कहाँ, तो भैया घर में ले जाते हैं, कहाँ रुकिएगा भैया, हिंदी का लेखक है। तो अपने भाइयों को इसलिए खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि हिंदी की दुनिया ने अपने लेखक को उस समान, यहाँ तो अंग्रेजी के भी लेखक आएंगे, अंग्रेजी के लेखक अपना व्यवसाय छोड़ के अंग्रेजी में लिखने आए क्योंकि उनके सामने कैरियर था। और हिंदी का लेखक हिंदी में लेखन करता है, मंच से उतरने के बाद 10 दोस्त सहानुभूति में कंधा पर हाथ रख के बोलते हैं कुछ कमावत हुआ कि ना, और कुछ करके खाली लेखन ये चला था आप सोचिए आपने, लेकिन मुझे कहा अभी पहले प्रश्न में दार्शनिकता पहुंचा दिया। आपका डेस्टिनेशन क्या है? सर मेरा डेस्टिनेशन है कि हवाई जहाज से आए प्रोग्राम करने, हवाई जहाज से जाए मेरा डेस्टिनेशन है कि मंच से उतरे तो पैसा हो, और तब फिर डेस्टिनेशन के यात्रा में, इस यात्रा में क्या है कि हाँ
मैं समाज को क्या दे रहा हूं, यह तय होना चाहिए। क्योंकि अगर एक सिविल सेवक, उसको भी समाज की सेवा के लिए वेतन मिल रहा है सर जी। आप जिसको चुनाव जितवा के समाज सेवा के लिए भेजे हैं विधानसभा लोकसभा में, पूरा पर्चा वेतन का कटता है, पेंशन बनता है। संसार में ऐसा कोई भी मोर्चा जो समाज सेवा को हो और वहां उसको बदले में कुछ ना मिल रहा हो, मुझे बताइए। साधुता उसी को शोभती है जिसके पास कुछ त्याग करने को हो। दलिद्रता को साधुता का नाम देके ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। साधु कौन? जो त्यागे। साधु वो नहीं जो अभाव में मांगे, साधु वो है जो त्यागे। देखिए तो लोग बोलते हैं कि फलना अरबपति ने सब कुछ त्याग के जैन मुनि बनने का निर्णय लिया। उज्जैनियों को है तब उज्जैन मुनि बन रहे हैं, त्याग के बन रहे हैं। हिंदी का पहले लेखक जमा क्या किया है जो त्यागेगा? तो अभी हमारा महत्वपूर्ण वही में आ गया आपके प्रश्न तक कि डेस्टिनेशन ये है कि हिंदी की दुनिया को उस बिंदु तक ले जाना जहां पर ये बैठा हुआ युवा एक कैरियर के तौर पे हिंदी के लेखन को देख सके और वो ये भरोसा कर सके कि हिंदी में लिख के समाज के लिए सर्व करके समाज को कुछ दे के आप भी जिंदा रह सकते हैं और अपनी पीढ़ियों को हौसला दे सकते हैं, एक वैचारिकी सबल दे सकते हैं, एक वैचारिकी आधार दे सकते हैं। ये है डेस्टिनेशन। आपके मुंह में सबसे महंगा वाला घी और सबसे महंगी वाली शक्कर। अच्छा, थोड़ा आपको सुनाइए ना। यही मैं सुनाता हूँ, मेरे नौकरी करने वाले दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और थोड़ा सा बाबू इको देना ना, मेरा सुर लगेगा नहीं, महिषासुर लग रहा है। ओके, एक असर बढ़ा दो। मैंने अपने सिविल ठीक ही मैं भटक रहा हूँ, बस मैं यही बस कहता हूँ हिंदी हम वही खुशी से खाएंगे और में उठाएंगे। तो हमारा बस यही है, इससे ज्यादा हम लोग को चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब मैंने लेखक बनना चुना था तो इसका मतलब है कि मैंने ये तो तय किया था ना कि मुझे सुविधा के उस पहाड़ पे नहीं चढ़ना है जहाँ से लुढ़क के कभी गिर जाऊं, बस ये रहना है और लिखते रहना है। तो एक गीत है, मेरे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पे, आनंद जी, पंकज जी, गौरव जी, प्रदीप भैया, शेखर, के दिन याद करूं तो अरे लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, और हल कश्मीर का मुद्दा करते थे जो पान, मन में लोहा तन सपाटी, चलते थे हम सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा, अरे धीरे धीरे गल गया लोहा और तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। वाह वाह। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। यार गया दिलदार गया, अरे और पुराना प्यार गया। एक नौकरी देखो सिकंदर हार गया। तो जो ये नौकरी जिसके लिए हम जीवन वो किसी ने लिखा है ना कि पा जाओ तो मैं सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। तो वही बात है। तो इसी दौड़ है। उनकी नौकरी मेरे लिए भी इसलिए जरूरी है कि वो भी एक हौसला है, उनके लिए जो समस्याएं हैं, लेकिन हम लिख के उन्हें थोड़ा सा हौसला दें, वो टिक के हमें थोड़ा सा हौसला दें। इस तरह चल रही है जिंदगी। बिल्कुल। और जो मुझे बहुत अच्छी बात
के अपनी बात कहते हैं और आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि आपको कोई क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जज करेगा। और मुझे ये भी एक मंत्र है जीवन में सफलता का कि आप अपने से इतने कन्विंस्ड रहें कि फिर आपको फर्क ना पड़े दुनिया आपको क्या कह रही है। एक अभी आप जब गा रहे थे मैं देख रहा था कि क्या माहौल आपने बनाया। आपकी, मैंने कहा ना, सरस्वती आपके कंठ में भी है, कलम में भी है। एक प्रश्न ये आता है दुलपल, अभी हाल में एक पता नहीं आपने उनका नाम सुना है कि नहीं सुना है, रोज लिविन जोन्स करके एक हिस्टोरियन है, यूके में रहती हैं, लखनऊ से उनका नाता है। लखनऊ के ऊपर आप में से कुछ लोग शायद जानते हैं उनको। तो हमने उन्हें लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में हम एमिटी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं अभी, तो वहां पर उनका एक लेक्चर कराया। तो बहुत सॉफ्टली बोल रही थी, धीरे धीरे अपनी बात कह रही थी। 5 मिनट के अंदर ही, जैसा आपने अभी बताया था कि मोबाइल निकल आए लोगों के, तो अब लोगों का फोकस उनसे हटकर मोबाइल पे आ रहा था। हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण और रोचक बातें बता रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ फीडबैक है आपका, तो मैंने कहा मैडम आप थोड़ा धीमे बोल रही थी। कलाकार पे रह गया है, दर्शक एकदम जीरो है। वो आप अपनी मेहनत से, अपनी कला से, मदारी की तरह आप उसके अटेंशन को खींच, इस बात में कितनी सत्यता है? चूंकि समय हो चला है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए ये क्या है ना कि हर युग की अपनी एक गति होती है सर। उस गति को लेकर निराश नहीं होना चाहिए और उस गति के हिसाब से आपको अपना माइलेज भी बढ़ाना पड़ता है इंजन का। ठीक है ना, हम एम्बेसडर कार से अगर चल के, अभी एसयूवी आप अगर चला रहे हैं, नीचे से क्लियरेंस ज्यादा है क्योंकि उछाल के चलाना है, पहाड़ तक चढ़ना है, तो आपको अपने युग की गति के अनुसार खुद को मांझना होता है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ रहा है, नहीं, आपको ऐसा ही बनना होगा क्योंकि चारों तरफ माध्यम का शोर इतना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि भी हाथ तर्जनी मोबाइल उस पर लगा हुआ था, इतने माध्यम आ गए कि उस माध्यम के बीच में आपको अपने हुनर से खड़ा रह के आपका अटेंशन लेना होगा। अब आप इस शिकायत इससे नहीं कर सकते कि मेरे समय में इतने माध्यम क्यों आए। मेरे समय में, मैं तुलसीदास के समय में रहा था, व्यास पीठ पर बैठ के अगर बोलता तो लोग सुनते। आप जिस युग में पैदा हुए उस युग से शिकायत नहीं कर सकते हैं, उसके माध्यमों की शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको और थोड़ा अपना यूं कहिए कि अब मांझना होगा और अपने अपने युग की गति के साथ आपको थोड़ा सा तारतम्यता बिठानी होगी। बस इतनी सी ही बात है। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आप ये जिद नहीं करते हैं कि नहीं मैं अपनी स्पीड यही रखूंगा, दुनिया जाए कहीं जाए, नहीं 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 नहीं, क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ गति बनाए रखना, ये यानी कि सर्कस की रस्सी पर वो संतुलन बना के चलना, यही तो कलाकार का काम है। तो वो आपको करना होगा। बहुत से लोग आलोचना करते हैं कि नहीं 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 अब तो दुनिया खराब हो गई। नहीं, खराब नहीं हुई है, आप जाम हो गए हैं। ठीक बात। आपको जंग छुड़ाना होगा, तो इसलिए आपको परफॉर्म करना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप आजकल के बुजुर्ग जो आपकी आलोचना दिन में करते हैं, रात को 12 बजे के बाद हरा बत्ती इनका जल जाता है इंस्टाग्राम पे और वो फेसबुक पर। ये लोग लखनऊ में जो तैयारी कर रहे हैं लड़के होंगे, इनको सोने नहीं देते होंगे, फोन करते होंगे महाराजगंज से, बउआ जगले हो, हाँ तो रिचार्ज कर दो, रात को खत्म हो गया है, यूट्यूब पर गाना सुन के, है ना। तो वो सब कर रहे हैं। इसलिए अपने युग के साथ, उस गति के साथ तरमता बिठाइए। सर आपका बहुत बहुत आभार जी कि आपने जो एक प्रश्न जो आपने उठाया, दो, वो मुझे लगता है कि इस सत्र की 2 बातें नोट करने लायक थी। एक ये कि नए लड़के और लड़कियां जो लिख रहे हैं वो बोलचाल की भाषा में नहीं लिख रहे हैं। सदियों से हिंदी की लेखन की भाषा यही रही है। जिस युग में जिस तरह से बोला जा रहा था, उस युग के लेखकों ने वैसा ही लिखा है, इसलिए आप कुछ कमतर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदी का लेखन कितना व्यावसायिक आकार लेगा, उससे यह तय होगा कि भाषा जिंदा कितने दिनों तक रहेगी जी। अंग्रेजी इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि शेक्सपियर सपना में आके लात मारता है, अंग्रेजी इसलिए जिंदा है क्योंकि उससे पेट चलता है। अगर हिंदी
आपको अपनी भाषा में एक प्रतिष्ठित नौकरी देने लगेगी, जिस दिन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय देने लगेगी, आपको हिंदी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत आभार कोस्टल लिटरेचर फेस्टिवल का मुझे लगता है करने कि के लिए। समय समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, मतलब मुझे दिखा दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो सवाल जरूर लेने चाहिए। हमने बहुत देर तक ऑडियंस को बैठा रखा है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो हमारे पास 2-4 मिनट है निलपल। एक दर्शकों, आपको कहीं नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो और ये मेरा सट्टा आज का यही निलपल, ये मेरी बेटी है तो ये रुकी रहेगी काफी देर। अच्छा, मंच में खड़ी है तो नमस्ते नमस्ते बेटा वेट करना आप। जी हाँ जी, बोलो बाबू, अपना नाम बोल के बोलिए सवाल। ये मत बोलना मैंने आपकी तीनों किताब पढ़ी है और आप बिहार से हैं, तो ये सब नहीं बोलना, क्वेश्चन पूछना। नमस्कार पहले आप सभी को। और निरपल भैया, मैं आपको भी सुन रहा था और आपने हिंदी पट्टी के लेखकों के बारे में एक बात कही कि हिंदी पट्टी और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा जो क्वेश्चन बाबू, हाँ, जो अपने में समृद्धता रखी हुई है, सब कुछ है। आजकल के जो नए लेखक लिख रहे हैं और जो लिखना चाह रहे हैं, जिनका साहित्य में रुझान है, आपने अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं के बारे में कहा। हिंदी पट्टी के जो नवांकुर लेखक हैं, उनके लिए आपकी अगर एक लाइन में कोई राय दी जाए कि बाबू अगर ये लिखना चाहो तो ऐसे लिखो तो थोड़ा समझ में लोगों के ज्यादा आई, तो आप क्या कहेंगे? 40 मिनट से ठोठा फुला के यही बोल रहे हैं, जो तुम पूछ रहे हो, सुने नहीं। यही दिक्कत है हिंदी में, सुनता नहीं है कोई। तुम तय कर रखे थे, एगो बात पूछना है बस। ना भैया, हम ये इसका उत्तर दे चुके हैं। कोई और सवाल? हाँ। कोई और सवाल? इसका उत्तर दे चुके हैं। क्या आप बताइए। वैसे तो आपने बहुत खूबसूरती से एक जो मन में टीस लेके बैठे रहते हैं हिंदी पढ़ने वाले लोग, आपने बहुत अच्छे से कवर किया कि शायद कमर्शियलाइज ज्यादा होगा तो लोग रीड ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग घुसेंगे इस इंडस्ट्री में, लिखेंगे। क्या आप मानते हैं कि रीडर्स कहीं ना कहीं बहुत कमतर हो गए थे हिंदुस्तान में, और इन अ गुड वे और अ बैड वे चेतन भगत एक रेवोल्यूशन लाए यंग यूथ को पढ़ने के लिए? उसके कंटेंट पर नहीं जाते हैं, क्या लिखा, कैसा लिखा, कमर्शियलाइज बहुत अच्छे से किया, पिक्चरें बनने लगी उनके नॉवल पे, और इंग्लिश रीडिंग, ये जो पहले जो मिलेनियल थे और अब जो जेनजी हैं ये पढ़ रहे हैं उन किताबें, और उसके बाद लगातार उस सीरीज में बाकी राइटर्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी, देवदत्त और बाकी बहुत सारे लोग आए, उसके बाद माइथोलॉजी के बहुत सारे लोगों को हमने देखा, फिक्शनल माइथोलॉजी लिखने लगे। ऐसे रेवोल्यूशन आपको लगता है कि हिंदी में आ चुका है, कोई लाया है, जरूरत है, क्या बदलेगा? एकदम अपसाइड डाउन जो डिसरप्शन आया देखने में हमें 2005, 6, 7 में, क्या हिंदी को अब ऐसी कोई जरूरत है? क्या आप वो रेवोल्यूशन लाना चाहेंगे? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। चेतन भगत हिंदी माध्यम के अंग्रेजी लेखक हैं और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि अंग्रेजी का जो मंच है ना, वो मंच एक्सपोजर देता है। आपको अगर मैं बताऊं, अब मेरी एक किताब 10 लाख बिकी है। मैं अंग्रेजी के किताब के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो उसका एक्सपोजर आपके सामने नहीं है, है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि हिंदी के पास पाठक है या नहीं? मैं यही कह रहा था ना कि हम इसी विचार में पड़े रहते हैं। सच्चाई ये है कि इंटरनेट आने के बाद हिंदी के पाठकों की संख्या पता चलने लगी है। पाठक तो हमेशा से थे, दिक्कत ये थी कि हमारी किताब की पहुंच नहीं थी। अब जब इंटरनेट आया तो किताब की पहुंच हुई। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, इन सब से हम किताब पहुंचाने लगे। यानी कि अब हाजीपुर या गाजीपुर या हजारीबाग, गुमला, वहां पे बैठा हुआ मेरा जो पाठक है वो किताब खरीद सकता है अपने घर में। तो वहां से हिंदी में वो बात आनी शुरू हो गई है। लाखों लाख किताबें बिक रही हैं। आप मेरा यकीन मानिए, जो अभी मैं हिंदुंग प्रकाशन जिससे मेरी किताब आती है, वो 7 साल में करोड़ों के टर्नओवर वाला प्रकाशन बने और वो किताबें बेच के बन रहे हैं। यानी कि हिंदी की दुनिया में पाठक खूब हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका ढोल कितना जोर से बजता है। अभी मैं कोस्टल लिटरेचर फेस्टिवल में बैठा हूं, मुझे नहीं पता कि इस 3 दिनों में यहाँ हिंदी के कितने लेखक आएंगे और इतने ही जोर से बोलेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो काम खत्म। ये प्रचार कौन करेगा हमारे लिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये उत्तर प्रदेश से मिला था सर, मैं छोटा सा 1 मिनट में बोले, तो मैंने उनसे कहा था कि महाराज जी, हमारी भी किताबें बिकती हैं, लेकिन हम 200 रुपए की किताब लेके जाते हैं बाजार में, तो हमारा प्रमोशन कोई फिल्म स्टार कर नहीं सकता। अक्षय कुमार आए या कोई फिल्म के कंगना रनौत जब आते हैं तो वो करोड़ों अरबों के फिल्म लेके आते हैं, करोड़ों अरबों का मंच मिलता है और उनको प्रमोशन मिलता है।
उनकी कहानियों को लिख रहे हैं चेतन भगत, तो उनके पास तो करोड़ों का चमकीला मंच है। समस्या हिंदी में मंच की है, पाठक की नहीं है। तो हमारा प्रमोशन कौन करेगा? हमारा प्रमोशन आप लोग करेंगे। तो आप लोग जिस मंच से कर रहे हैं उसकी रफ्तार जैसी है, उसका एवरेज हम लोग को मिल रहा है। जिस दिन ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल हिंदी के 10 लेखकों को बुला के इतना ही लाउड बुलवाना शुरू करेंगे तो ढोल बजने लगेगा हिंदी का। जरूरत इसी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब समय काफी हो गया है। और कोई प्रश्न ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बंद करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत आभार निलुत्तल। मुझे लगता है कि एक शानदार सत्र हुआ हमारा आपका और बहुत मजा आया, मुझे बहुत आनंद आया। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दर्शक जब शुरू हुआ था, जैसा आपने कहा कि 10 मिनट रुक जाइए उसके बाद फिर मजा आने लगेगा, तो दर्शकों को मजा आया है, तभी वो यहाँ बंद कर बैठे हैं। और सबकी उम्मीद थी कि और थोड़ी देर चलता, लेकिन समय की बाध्यता है तो हमें समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार।